तो आज हम एक बेहद कह सकते हैं पेचीदा विषय की गहराई में उतर रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है वो इस कहानी के कई सिरे पकड़ती है, मतलब हजारों साल पुराने इतिहास से लेकर आज की एकदम नई तकनीक तक। और हाँ, साथ ही वो लगातार चलने वाला दुखद संघर्ष भी। बिल्कुल। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं जरा। हाँ, कोशिश यही है कि हम सुर्खियों से परे जाएं और उन असली बुनियादी बातों को समझें जो इस क्षेत्र के ताने बाने को बुनती हैं। यहाँ एक गहरा विरोधाभास है ना? एक तरफ दुनिया का इनोवेशन हब, हाँ, और दूसरी तरफ गहरे मानवीय संकट और संघर्ष का केंद्र। इसी को समझना शायद सबसे अहम है। सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? शायद भूगोल और इतिहास से। हाँ, वो ठीक रहेगा। सामग्री बताती है कि इजराइल क्षेत्रफल में केरल से भी छोटा है। हाँ, है तो छोटा, लेकिन मध्य पूर्व में इसका वजन मतलब असर बहुत ज्यादा है। पड़ोसी देश हैं मिस्र, जॉर्डन, लबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्र भी, गजा और वेस्ट बैंक। अच्छा, और ऐतिहासिक दावों की बात करें तो देखिए, एक तरफ ईश्वर द्वारा वादा की गई जमीन का यहूदी दावा है, दूसरी तरफ सदियों से वहां रह रहे फिलिस्तीनियों का दावा। और फिर 1948 में इजराइल राष्ट्र बना। हाँ, और उसके फौरन बाद ही युद्ध छिड़ गए। ये ऐतिहासिक संदर्भ समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के तनाव की जड़ यही है। हाँ। ज़ायनिज़्म मतलब यहूदियों का अपनी ऐतिहासिक भूमि पर वापसी का आंदोलन, खासकर हॉलोकॉस्ट के बाद। फिर 1948 का बंटवारा और वो युद्ध 1948, 1967, 1973 वाले। हाँ, वो युद्ध। इन सब ने मिलकर एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, भावनात्मक और राजनीतिक रूप से जटिल स्थिति बना दी। और इन युद्धों में, जैसा कि सामग्री बताती है, इजराइल हमेशा जीता। हाँ, और फिलिस्तीनियों ने अपनी जमीन खोई। स्रोत में एक दिलचस्प तुलना भी है, जैसे स्कूल में किसी का पसंदीदा पेन खो जाता है। दिलचस्प। अच्छा, अब राजनीति और सेना पर आते हैं। ठीक है। इजराइल की राजनीति कई पार्टियों वाली है, थोड़ी कॉलेज फेस्ट जैसी लगती है कभी कभी। हाँ, काफी पार्टियां हैं। नेतन्याहू का नाम तो खैर बार बार आता जाता रहता है सत्ता में। बिल्कुल। और सेना, वहां तो लगभग सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है ना? हाँ, ये एक अहम पहलू है। सामग्री में तो मजाक में लिखा है कि तेल अवीव में कॉफी बनाने वाला भी शायद ड्रोन चलाना जानता हो। खैर, वो तो मजाक है, लेकिन सेना का प्रभाव बहुत गहरा है। और दूसरी तरफ गजा में हमास का नियंत्रण है, जिसे कई पश्चिमी देश और इजराइल तो आतंकवादी समूह मानते हैं। लेकिन कुछ फिलिस्तीनी इसे इजरायली कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध की तरह देखते हैं। नजरिए का फर्क है। अच्छा, और इजराइल कहता है कि हमास रॉकेट दागता है। हाँ, और फिलिस्तीनी पक्ष का तर्क है कि ये उनकी घेराबंदी और उन पर जो बमबारी होती है उसकी प्रतिक्रिया है। और फिर इजराइल का जवाब तो बताते हैं। नतीजा, गजा पट्टी को बार बार भारी तबाही झेलनी पड़ती है। हर कुछ साल में ऐसा होता है। चलिए गजा पट्टी पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। जरूर। सामग्री कहती है कि ये एक छोटे भारतीय जिले जितनी जगह है और उसमें 22 लाख लोग रहते हैं। हाँ, दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक। और इजराइल इस पर कड़ी नाकेबंदी रखता है, मतलब अंदर बाहर क्या जाएगा वो तय करता है। खाना, ईंधन, दवाएं, सब कुछ सीमित। बिल्कुल, नाकाबंदी बहुत सख्त है। और फिर हर कुछ साल में हवाई हमले, जिनमें जैसा सूत्र जोर देते हैं हजारों लोग मारे जाते हैं। और उनमें ज्यादातर आम नागरिक होते हैं। हाँ, स्कूल, अस्पताल, घर सब निशाना बनते हैं। सामग्री में एक बात बहुत चुभने वाली लिखी है कि वहां बच्चे लोरी की जगह ड्रोन की गूंज सुनकर बड़े होते हैं। उफ, ये सिर्फ संघर्ष नहीं है, जैसा कि सामग्री बार बार कहती है, ये एक गहरा मानवीय संकट है। मानवीय संकट। हाँ, इसकी जड़ें दशकों पुराने कब्जे में हैं, नाकाबंदी में हैं और बार बार होने वाली सैन्य कार्रवाइयों में। ये आंकड़ों की बात नहीं है, ये असल इंसानों, बच्चों और उनके जीवन पर पड़ने वाले गहरे सदमे की कहानी है। सही कहा। और आज की इजराइल की तस्वीर देखें तो यहाँ भी वो विरोधाभास दिखता है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ ये ग्लोबल टेक पावर हाउस है, AI ऐप से लेकर एकदम आधुनिक हथियार प्रणालियों का सब बन रहा है। आयरन डोम जैसी रक्षा प्रणाली भी है। हाँ, वो रॉकेटों का हवा में ही मार गिराता है। अर्थव्यवस्था मजबूत है, पर्यटन भी है, लोकतंत्र भी है। लेकिन जैसा सूत्र इशारा करते हैं, गजा या वेस्ट बैंक पर रहने वाले फिलिस्तीनी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। वो वोट नहीं दे सकते। सामग्री से संक्षेप में कहती है, वाईफाई, हथियार और दीवारें। और यही बात शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, ये गहरा विरोधाभास। हाँ। एक और इजराइल की तकनीकी क्षमता, उसकी आर्थिक समृद्धि, और दूसरी ओर कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों,
खासकर गजा की, वो भयानक मानवीय और राजनीतिक स्थिति। ये दोनों हकीकतें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक तरह से। तो संक्षेप में कहें तो ये सामग्री इजराइल की एक बहुत जटिल तस्वीर पेश करती है। मतलब बेहद प्रतिभाशाली, समृद्ध, लेकिन साथ ही अपने पड़ोसी के साथ एक कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष में उलझा हुआ। हाँ। और गजा वो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक जारी मानवीय त्रासदी है। कब्जा, नाकाबंदी और विनाश का एक दुष्चक्र। स्रोत का वो उदाहरण याद है, जैसे कोई होशियार बच्चा बगल वाले कमजोर बच्चे को तंग करे और कहे शुरुआत इसने की थी। वो तुलना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस लगातार चलने वाले संघर्ष, इस गहरी मानवीय पीड़ा और इस भारी तकनीकी और आर्थिक असंतुलन को देखते हुए क्या समाधान के ऐसे वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं जिन पर अभी तक शायद पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है? ये बात सोचने वाली बात है।